आपके सामने है क्लास 6th इंग्लिश एस विथ एस्टर का चैप्टर नंबर 2 द ओवरकोट। और इस चैप्टर को लिखा गया है निकोलाई गोगोल के द्वारा। अब इन्हीं का लिखा हुआ ये चैप्टर द ओवरकोट की हम फर्स्ट लाइन यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसमें थोड़ा सा इंट्रो लिखा हुआ है एक सरकारी कर्मचारी को अपने बजट को लेकर ये पता चलता है कि उसे अपने पैसों का कुछ हिस्सा किसी जरूरी चीज पर खर्च करने की जरूरत है। अब कौन है ये पर्सन और किस चीज पर इसको अपने पैसे खर्च करने हैं, हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस पर्सन के बारे में। एक किसी विभाग में एक अधिकारी काम किया करता था। वो बड़ी हाई पोस्ट पर नहीं था और शरीर से थोड़ा नाटा भी था। उसके चेहरे पर पोक मार्क्स बने हुए थे, छोटे छोटे से धब्बे से, और साथ ही लाल बाल थे। उसे पास का कम दिखाई दिया करता था और वो माथे के ऊपर से थोड़ा गंजा था। उसके गालों पर झुर्रियां पड़ चुकी थी और रंग रूप से वो थोड़ा रेडिश ब्राउन कलर का था। जो भी ये सारा लुक बताया गया है, ये इनके एस.टी. पीटर्सबर्ग, जहाँ पर ये रहते हैं, ये इसका नाम है एस.टी. पीटर्सबर्ग, यहाँ के मौसम की वजह से है। और अगर हम इनके ऑफिशियल स्टेटस के बारे में बात करें कि ये क्या करते हैं, ये क्या हैं, तो ये है एक परपेचुअल टिटुलर काउंसलर, यानी काफ़ी समय से ये नाम मात्र काउंसलर है। जिस वजह से ये काफ़ी समय से यहाँ पर है, इस वजह से हर कोई इन्हें जानता है। पर लेकिन कुछ राइटर्स इनका मजाक भी बनाते हैं और इनके ऊपर जोक्स सुनाते हैं। और ये लोगों की आदत ही होती है कि वो लोग हमेशा ऐसे ही इंसान पर हमला करते हैं जो पलटकर उनको जवाब नहीं देता। अब यही इंसान जिसके बारे में अब तक हम बात कर रहे थे, जिसका नाम है अकाकी अकाकीविच। कब और कैसे ये इस कब और कैसे ये इस डिपार्टमेंट में आए और किन्होंने इन्हें इस डिपार्टमेंट में रखा, किसी को भी ये याद नहीं है। इनसे बड़े अधिकारी इनका बड़े ही बुरी तरीके से इनका साथ व्यवहार करते हैं। कुछ इन्हीं के कर्मचारी, इनके साथ के कुछ कर्मचारी भी इनके सामने पेपर्स रख देते हैं, इनके नाक के सामने, और ये भी नहीं कहते कि इनको कॉपी करना है या फिर आप जो काम कर रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है, या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे को सुनकर वो संतुष्ट हो जाए। और ये भी इनका एक रिवाज ही होता है दूसरे अधिकारियों का, कि वो इस तरीके से अपना काम दूसरों पर थोपते हैं। पर अकाकी क्या करते हैं, वो उस पेपर को लेते हैं और लेकर पेपर को देखते हैं, पर ये नहीं देखते कि वो उसे देने कौन आया है और क्या उन्हें इस अधिकार है इस काम को करने का। बस सिंपली उसको ले लिया और उसको उसकी कॉपी करने का काम शुरू कर दिया। अब देखो यहाँ पे बताया गया कॉपी करने का, यानी वो नकल करते हैं, एक पेपर से दूसरे पेपर में उसको प्रिंट करते हैं। ये देखोगे आप यहाँ पे पेज पर, यहाँ पे एक पेपर इनको दिया गया है और दूसरे में इनको नकल करनी है। यही इनका काम हुआ करता था। ठीक है, अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब इसके बाद आता है कि कुछ इन्हीं से छोटे जो दूसरे अधिकारी होते हैं या फिर इनके साथ काम करने वाले कर्मचारी इन पर हंसते हैं और इनका मजाक बनाते हैं। पेपरों के टुकड़े बनाकर इनके सिर के ऊपर फेंकते हैं और कहते हैं कि बर्फ़ पड़ रही है। पर अकाकी अकाकीविच इन सभी बातों का कोई जवाब नहीं देते। उन्हें ऐसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उनके आसपास कोई खड़ा ही नहीं है, कोई है ही नहीं उनके आसपास। उनके काम का पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ता है। और इतनी सारी शरारतों के बीच उनके लेटर में एक भी गलती देखने को नहीं मिलती है। बट लेकिन अगर ये मजाक हद से ज़्यादा हो जाए और सहने लायक ना रहे, जैसे कि कोई इनके पकड़कर हाथ हिला दे या फिर इनको बार बार काम करने से रोके, तो सिर्फ यही कहते हैं कि लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, मेरी इंसल्ट क्यों कर रहे हो। और उनके इन कहने से, इस बात को कहने के कुछ अजीब ही वाक्य होते हैं, कुछ अजीब ही बात होती है। और आपको एक ऐसा इंसान ढूंढना बड़ा ही मुश्किल होगा जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी ड्यूटीज को समर्पित कर दी है, यानी अपना पूरा जिंदगी काम में ही उसने छोड़ दिया है। और ये कहना भी गलत होगा कि अकाकी सिर्फ लगन से अपना काम करते हैं, अपनी नौकरी को नहीं, वो तो प्यार से अपनी नौकरी को करती है, अपने नौकरी को बहुत ही प्यार करते हैं। और उन्हें ये नकल करने का काम बड़ा ही अच्छा लगता है और वो बड़े ही संतुष्ट है अपनी इस जॉब से। और इनके नकल करने के ये काम को देखकर ऐसा लगता है कि इनके लिए बाहर की दुनिया कुछ है ही नहीं, कुछ भी इनके लिए मैटर नहीं करता है। ये अपने कपड़ों पर भी ध्यान नहीं देते। इनकी जो ड्रेस है, जो
इनकी कैजुअल ड्रेस है या इनफॉर्मल ड्रेस है वो भी अब हरी नहीं रही है, वो भी थोड़ी रस्टी हो गई, उसका भी रंग थोड़ा सा उड़ गया है और मडी कलर की हो चुकी है वो। इसके कपड़ों के जो कॉलर्स हैं वो झुक चुके हैं, जिस वजह से इसकी गर्दन लंबी ना होने के बावजूद भी इनके कॉलर झुके होने की वजह से हद से ज़्यादा लंबी लगती है। यह इनकी गर्दन बिल्कुल ऐसी लगती है जैसी वो प्लास्टिक से बनी हुई किटन्स होती हैं जिनके सिर हिलते रहते हैं। अगर आपने देखे होंगे तो छोटे छोटे से खिलौने होते हैं प्लास्टर से बने किटन्स के, जो सिर बार बार उनके हिलते रहते हैं और जिनको वहाँ के रशियन फॉरेनर्स अपने सिर पर भरकर बेचने के लिए, जैसे फेरी वाले होते हैं उस तरीके से बेचने के लिए घूमते रहते हैं। अब देखो यहाँ तक तो हमने इनके बारे में जान लिया, अब देखो आगे और क्या है कि घर जाकर ये क्या करते हैं। ये घर जाकर अपने टेबल पर बैठ जाते हैं और अपना बना हुआ कैबेज का सूप पीते हैं और फिर बाद में टेबल से उठते हैं और वही नकल करने का काम जो ये अपने जॉब पर से, अपने काम पर से लेकर आए हैं घर पर, उनको शुरू कर देते हैं। और अगर इनके पास ये काम भी नहीं होता तो ये अपने लिए कुछ कॉपीज रख लेते हैं जिससे कि ये अपने मन को शांत कर सके। स्पेशली ये वो डॉक्यूमेंट्स होते थे जो बहुत ही कीमती होते थे, ये खुद के नहीं बल्कि उन इंसानों के लिए होते थे, उन कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन्स के लिए, ठीक है, कोई महत्वपूर्ण पर्सन होते थे उनके लिए होता था ये। और अपने मन को शांत करने के लिए आखिरकार ये सो जाते थे और बाद में यही सोचते थे कि अगले दिन भगवान इनके लिए नकल करने के लिए क्या लेकर आएंगे। और एस.टी. पीटर्सबर्ग के जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ पर इनका एक भयानक दुश्मन भी है, चाहे वहाँ के लोगों की सैलरी 400 रूबल्स हो या फिर उससे ज़्यादा ही क्यों ना हो। अब इनके वो दुश्मन कौन है, ये है यहाँ की नॉर्थन कोल्ड, यहाँ की ठंडी हवाएं जो बहुत ही ठंडी होती थी, पर लोगों का ये भी मानना था कि ये उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी भी होती हैं। अब वहाँ के जो भी रहने वाले लोग हैं, यहाँ तक कि वहाँ पर रहने वाले जो जिन्हों की पोजीशन बहुत ज़्यादा बड़ी है, उन लोगों के सिरों पर भी, उनके सिर भी क्या हो जाते थे, ठंड की वजह से उनके सिर भी दर्द करने लगते थे और उनकी आंखों से पानी आने लगता था। जब ऐसे पर्सन्स के जो बड़े पद पे हैं उनके साथ भी ऐसे होने लगता है तो वहाँ पर बेचारे जो टिटुलर काउंसलर होते हैं उनका क्या होगा, वो तो अनप्रोटेक्टेड रह जाते हैं। बस इसका एक ही समाधान है कि क्या करना होगा कि जल्दी से जल्दी जितना हो सके अपने वो लिटिल ओवरकोट, जो भी इनके ओवरकोट है उन्हें पहन लेना, 5-6 गलियों को पार करना और आखिरकार पोर्टर्स रूम में पहुंच जाना, जहां पर वो अपने पैरों को पटक कर अपनी शरीर की गर्मियों को निकाल सकते हैं। और साथ ही जो टैलेंट और क्वालिफिकेशन जम गई है ठंड के मारे, यानी इतनी ठंड है कि वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हो ना ही काम कर पाएंगे, तो उस के लिए भी अपने शरीर को गर्म करने के लिए उन सभी जो भी ठंडक हुई है उसको ख़त्म कर देना। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि ये आप ये जानेंगे कि जो अकाकी अकाकीविच का ओवरकोट है वो भी उनके लिए मजाक का एक कारण बन चुका है, क्योंकि वहाँ के जो ऑफिशियल हैं उन्होंने उसके कोट का नाम ही बदल दिया है। उसको ओवरकोट नहीं कहते, वो कहते हैं इसको ड्रेसिंग जैकेट, क्योंकि वो इतना बेकार हो चुका है। अब अकाकी को जब ये पता चलता है उनके ओवरकोट के बारे में कि उस तरह क्यों इसका मजाक बनाया जाता है ओवरकोट को लेकर, तो उन्होंने निश्चय किया कि वो इस ओवरकोट को सही कराने के लिए पेट्रोविच टेलर के पास जाएंगे, जो सीढ़ियों से अगर हम चढ़े तो 4th फ्लोर पर अपनी शॉप में रहता है और वो बहुत ही अच्छे से काम करता है। उसकी एक आंख ठीक से काम करती है और दूसरी आंख ठीक से काम नहीं करती। उसके चेहरे पर भी निशान बने हुए हैं और वो हमेशा बिजी रहता है अपने कामों में, जैसे रिपेयर करने में ट्राउज़र्स को, कोट्स को दूसरे कर्मचारियों, दूसरे अधिकारियों की, या फिर कोई भी कस्टमर उसके पास आते हैं। और ये कहना भी काफ़ी नहीं होगा कि वो हमेशा ऐसा काम तभी करते हैं जब वो नशे में ना हो या फिर उनका ध्यान भटका ना हो। अब जब वो इन टेलर के पास जाते हैं तो टेलर कहते हैं इनसे कि इस कोट को सही करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल काम है, क्योंकि ये अब घिस चुका है और आपको एक नया ओवरकोट ले लेना चाहिए। तो अकाकीविच जब ये न्यू वर्ड सुनता है तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। ऐसा लगता है कि उनके सामने रखी हुई कमरे की सभी चीज़ें घूम रही हैं। एक नया, ये तो बिल्कुल उनके सपने की तरह है
उसके पास अकाकी के पास अकाकी कहते हैं कि वाई आई हैव नो मनी फॉर दैट, मेरे पास तो उसके लिए पैसा ही नहीं है। तो पेट्रोविच इस पर कहती है यस, आपको एक नया तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद अकाकी पूछती हैं कि अगर मुझे एक नया लेना ही पड़े तो उसका कॉस्ट क्या होगा। तो इस पर पेट्रोविच अपने होठों को दबाते हुए सोचते हुए कहते हैं वेल यू हैव टू ले 150 और मोर, लगभग आपको 150 से ज़्यादा, 150 या 150 से ज़्यादा लग ही जाएंगे। 150 रबल्स फॉर एन ओवरकोट, ये कहते ही अकाकीविच बड़ी ही तेज़ी से चिल्लाकर कहता है, मतलब कि इतने ज़्यादा पैसे। और ये आवाज़ उसकी ऐसे निकली थी जैसे कि उसकी पहले कभी उसने इस तरीके से नहीं बोला हो, क्योंकि वो तो अपने शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है। पेट्रोविच कहते हैं यस बिल्कुल, आपको 150 रुपये ही लगेंगे, 150 रबल्स तो लग ही जाएंगे। तो फिर भी वो पेट्रोविच से कहती हैं कि प्लीज़ पेट्रोविच, इस कोट को ही रिपेयर कर दीजिए किस तरीके से, जिससे कि ये थोड़े समय के लिए और चल जाए। तो पेट्रोविच इस पर कहते हैं टेलर कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, इससे समय भी बर्बाद होगा और पैसा भी। अकाकीविच उनके शब्दों को सुनकर वहाँ से चले जाते हैं और बड़ी ही निराश भी होते हैं। अकाकी अभी भी पेट्रोविच से बार बार उसे रिपेयर करने के लिए कहते हैं कि उसे सही कर दें, पर पेट्रोविच उनकी बातें नहीं सुनते और कहते हैं कि अब आपको एक नया ही खरीदना होगा, और मैं, अगर हो सकता है कि मैं आपके लिए एक नया भी बना सकता हूँ, आपको मुझ पर भरोसा करना होगा, मैं अपना बेस्ट काम करूँगा और एक अच्छा कोट आपको बना के दूंगा। ये अलग ही फैशन का होगा, इसके कॉलर को के बटन्स को हम, हुक्स को हम सिल्वर हुक से ही भर देंगे, सिल्वर हुक्स लगाएंगे इसके कॉलर्स में। अकाकीविच ने जब ये को पता चला अकाकी को कि ये एक इम्पॉसिबल है कि उसको एक नया ओवरकोट ले लेना, तो वो बड़ा ही दुखी हो गया था इससे, मतलब कि अकाकीविच ये समझ चुका था कि अब उससे नया ओवरकोट नहीं लिया जाएगा, इसलिए वो निराश था। तो उसने यही सोचा कि उसको ये पता था कि जो पेट्रोविच है, टेलर हैं, तो अकाकीविच को ये जानता था कि पेट्रोविच किसी भी कपड़े को सिलने के लिए, जो कोट बनाएंगे इनका ओवरकोट, उसको बनाने के लिए उनके करीबन 80 रबल्स तो खर्च हो ही जाएंगे, और 80 रबल्स उनके पास है ही नहीं, वो 80 रबल्स कहाँ से लाएंगे। ये पॉसिबल है कि वो इसका आधा तक जुटा ले, हाँ ये हो सकता है, पर लेकिन वो आधे रबल्स कहाँ से जुटाएंगे। अकाकीविच बड़े ही ध्यान से, बड़े ही सोच में डूब जाते हैं, वो बार बार सोचते हैं, विचार करते हैं, और आखिरकार इस निश्चय पर आते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें अपने रोज़ के असाधारण खर्चों को कम करना होगा, जैसे कि वो पूरे साल तक अपनी शाम की चाय को नहीं पिएंगे, और साथ ही कैंडल्स भी नहीं जलाएंगे, और अगर उन्हें कोई काम होगा तो वो क्या करेंगे, लैंड लेडी के रूम में जाएंगे, अपना मकान मालिकिन के, और वहाँ पर रोशनी में काम करेंगे। और जब वो स्ट्रीट पर रास्ते में निकलेंगे तो बड़े ही धीरे धीरे चलेंगे उन पत्थरों पर, और साथ ही उन अपने पैरों के पंजों के ज़रिए। इससे क्या होगा कि उनके जो हील्स है, जूते के हील्स, वो ज़्यादा समय तक चल जाएंगे, वो जल्दी ही ख़त्म नहीं होंगे, जल्दी ही नहीं घिसेंगे, और साथ ही वो लॉन्ड्रीज में अपने कपड़ों को धोने कम धुलाएंगे, जिससे क्या होगा कि उनके कपड़े कम घिसेंगे और उन्हें जल्दी ही नए कपड़े नहीं लेने पड़ेंगे, और वो कोशिश करेंगे कि वो जल्दी ही घर पर आकर अपने कपड़ों को निकाल दें। कपड़ों को निकालने के बाद, घर पे कपड़ों को निकालने के बाद वो कॉटन से बनी हुई ड्रेसिंग ग्राउंड को पहने, ठीक है। इससे क्या होगा, उनके कपड़े ज़्यादा समय तक चलेंगे और ज़्यादा समय तक बचे रहेंगे। और हर महीने के में कम से कम एक बार तो वो पेट्रोविच के पास उस ओवर की कोट के बारे में बात करने के लिए जाते कि क्या कपड़ा होना चाहिए उस ओवर कोट को ख़रीदने के लिए, कि कैसा कपड़ा होना चाहिए, उसका क्या कलर होना चाहिए, और क्या प्राइस हो सकता है कपड़े का। और लगभग 2 से 3 महीने उसने कम खाना खाकर या फिर अपने किसी तरीके से पैसे बचाकर आखिरकार अकाकीविच ने 80 रबल्स सेव कर लिए, जोड़ लिए, और पहले ही दिन वो पेट्रोविच के साथ दुकान में कपड़े खरीदने के लिए चले गए, और वहाँ जाकर उन्होंने एक अच्छी क्वालिटी का अच्छी क्वालिटी का क्लोथ खरीद लिया। बाद में पेट्रोविच टेलर ने 2 हफ्ते लगाए उस ओवरकोट को बनाने में, क्योंकि उसमें बार बार रुई भरने का काम ज़्यादा था, इस वजह से वो उसमें ज़्यादा समय लग रहा था, नहीं तो वो बड़ी ही जल्दी ही ख़त्म हो जाता। उसने सिलाई के काम करने के लिए अकाकी से टोटल 12 रबल्स लिए,
और इससे कम में काम हो ही नहीं सकता था। उसने सिल्क से उसको डबल बार सिला, 2 बार उसे सिला, और उस पेट्रोविच ने उन सभी लाइनों को, आपने देखा होगा जो 2 कपड़ों को एक साथ, एक कपड़ा होता है और दूसरे कपड़े को एक साथ जोड़ा जाता है तो उनके बीच में एक लाइन होती है, ये इस लाइन को हम कहते हैं यहाँ पर, इस लाइन को हम कहते हैं सीम्स, SEAM। वो तो ऐसे ही सीम को, जहाँ पर 2 कपड़े आपस में मिलते हैं और सिलाई होती है, उस जगह को उन्होंने अपने दांतों से दबा दबा कर सही करा और साथ ही वहाँ पर अलग अलग तरीके के कुछ पैटर्न्स भी बनाए। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है, इट इज डिफिकल्ट टू प्रिसाइज वट वन डे बट प्रोबेबली द मोस्ट ग्लोरियस डे इन द अकाकीविच लाइफ। ये कहना मुश्किल होगा कि वो कौन सा दिन था, पर लेकिन ये अकाकीविच की जिंदगी का सबसे शानदार दिन था। कौन सा दिन था? जब पेट्रोविच उनके घर पर बना हुआ ओवरकोट लेकर आए थे, और ये बिल्कुल सुबह का समय था जब वो अपने जॉब पर निकलने ही वाले थे, वो जॉब पर जाने ही वाले थे। और कभी भी ऐसा शायद मुश्किल ही हुआ होगा कि समय पर कोई कोट लेकर आया होगा, क्योंकि बड़ा ही अच्छा समय था ओवरकोट लाने के लिए। ऐसे समय पर बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी थी और लग रहा था कि ठंड और भी बढ़ने वाली है। पेट्रोविच एक अच्छे टेलर की तरह उस कोट को लेकर आए थे। उसके चेहरे पर अलग तरह के ही भाव दिखे जा सकते हैं। अकाकीविच ने ऐसे भाव पहले पेट्रोविच टेलर के चेहरे पर कभी नहीं देखे थे। ऐसा लगता था, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कोई छोटा मोटा काम नहीं किया है, ना ही उसने उन दूसरे टेलर्स की तरह उसकी लाइनिंग का काम किया है या फिर किसी रिपेयरिंग का काम। उसने तो एक नया क्लोथ बनाया जिस पर उसे गर्व हो रहा था। उसने अपने उस ओवरकोट को बने हुए ओवरकोट को निकाला और बड़े ही प्राउड के साथ उस पर एक नज़र डाली, गर्व के साथ, और उसके को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसको ऊपर की तरफ उछाल कर, मतलब अच्छे से खोल कर उसे अकाकी के शोल्डर पर रख दिया। फिर खींचकर उस कोट को सीधा किया अपने हाथों से और अकाकी को उसको पहना दिया बिना बटन लगाए। तो अकाकीविच एक एक्सपीरियंस मैन की तरह उस कपड़े की स्लीव्स को पहनना चाहते थे। पेट्रोविच ने उनकी इसमें मदद की उस कपड़े को पहनाने में। फिर उसने उनकी स्लीव्स को भी सही किया। इन शॉर्ट अगर हम कहना चाहें कि वो कपड़ा ओवरकोट जो पेट्रोविच ने बनाया था बिल्कुल परफेक्ट था और बिल्कुल अच्छे से उन्हें आ रहा था। तो अकाकी ने उन्हें पैसे दिए और उनको धन्यवाद भी किया। और आखिरी बार वो अपने काम पर अपने डिपार्टमेंट में निकल चुके थे अकाकी। पेट्रोविच उनके साथ साथ चल रहे थे। अपने उसी स्ट्रीट पर रुककर उन्हें के बने हुए ओवरकोट को दूर से ही देख रहे थे और फिर बाद में वो दूसरी साइड से निकलकर उनके आगे की तरफ पहुंच गए और अगेन वो दोबारा से अपने बने हुए अपने बने हुए ओवरकोट को दूसरी स्ट्रीट से देख रहे थे, पर इस बार अगर अलग ही दिशा से। यानी इस बार वो कहाँ से देख रहे थे? इस बार लिखा हुआ है कि इस बार वो डायरेक्ट फ्रंट से देख रहे थे, मतलब सामने से देख रहे थे। अब बात करते हैं इसमें निकोलाई गोगोल के बारे में। निकोलाई गोगोल कौन है? एक रशियन राइटर हैं जिनका जन्म 1809 में हुआ और 1852 में हुआ। ठीक है, ये उक्रेनियन ओरिजिन के हैं। ये फेमस है शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए और इन्होंने नॉवेल्स और प्लेस भी लिखे हुए हैं। और ये ही फ्लोरिश ड्यूरिंग द गोल्डन इरा ऑफ रशियन लिटरेचर इन कंसिडर्ड वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार। ठीक है, और साथ ही ही बिगेन राइटिंग वाइल ही स्कूल हार्बर ड्रीम्स ऑफ बीइंग अ लिटरेरी सक्सेस हिज फर्स्ट कलेक्शन। ठीक है, चलो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि ये उस समय के बहुत ही महान राइटर हुआ करते थे। ठीक है, गोल्डन इरा ऑफ रशियन लिटरेचर के महान थे और साथ ही इन्होंने स्कूल के समय में ही लिखना शुरू कर दिया था और ये बहुत ही अच्छे अच्छे ही सक्सेस हुए थे लिटरेचर में। इनकी फर्स्ट स्टोरी थी, जो भी नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, इवनिंग ऑन अ फार्म नियर दिकागा, और इनकी ये फर्स्ट स्टोरी 1831 में पब्लिश की गई, जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेस भी हुई। उनके और भी वर्क हैं यहाँ पर, और भी नाम दिए गए हैं, जैसे तारा बुल्बा, और इनकी स्टोरीज हैं, शॉर्ट स्टोरी जैसे डायरी ऑफ मडमन और पोर्ट्रेट और कैरिज।